स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि युवाओं ने एनडीए को हार का मजा चखाया है, स्वाद चखाया है। क्योंकि एग्जिट पोल पर यह मामला सामने आया है जिसमें नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा है और तेजस्वी यादव को खुश कर दिया है। जी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी की निगाहें 14 नवंबर यानी कि कल होने वाली मतगणना पर टिकी है। इससे ठीक पहले आए एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने एक बेहद दिलचस्प तस्वीर पेश की है, जहां पर समग्र वोट शेयर एनडीए 43%, महागठबंधन 41% से मामूली बढ़त लेता दिख रहा है। वहीं पर फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो तेजस्वी यादव उनकी पहली पसंद बन करके उभरे। ये एग्जिट पोल सिर्फ हार जीत का अनुमान नहीं बता रहा है, बल्कि ये आयु वर्ग के हिसाब से मतदाताओं के रुझान का खुलासा कर रहा है। जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को युवा मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से एनडीए की तुलना में ज्यादा समर्थन दिया है, जो बिहार की राजनीति के भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। जहां युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स ने इस चुनाव में अपनी छाप छोड़ी है। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर इस समूह के 46% मतदाताओं ने महागठबंधन को अपना वोट दिया है, जबकि एनडीए को केवल 37% ही समर्थन मिला है। यह संख्या लगभग 2% है। दोस्तों एक लौते सर्वे ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की बात कही है। जी हाँ, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जारी हुए तमाम एग्जिट पोल और सर्वे में राजनीतिक समीकरण बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। जहां पर ज्यादातर सर्वे एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, वहीं पर एक ऐसा भी सर्वे सामने आया है जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। जोरो मिरर के सर्वे में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया है। जोरो मिरर के अनुसार महागठबंधन को इस बार 130 से 140 सीटें मिल सकती है, जबकि एनडीए को सिर्फ 100 से 110 सीटों तक सीमित बताया गया है। जो ये अनुमान बाकी सभी सर्वे से बिल्कुल भी उल्टा है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि जनता इस बार बदलाव के मोड में है और बिहार में एक नया समीकरण बन सकता है। हालांकि अन्य प्रमुख सर्वे एजेंसियां जैसे कि पी मार्क, पीपल्स पल्स, डीबी रिसर्च, उसके बाद मेट्राइज, IANS, चाणक्य, पोल डायरी और फिर पराजा पोल एनालिटिक्स ने एनडीए को बहुमत के करीब या फिर उससे ऊपर दिखाया है। इनमें एनडीए को 130 से 209 सीटों तक का अनुमान मिला है, जबकि महागठबंधन को 32 से 108 सीटों के बीच सीमित बताया गया है। दोस्तों महिलाएं महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। जी हाँ, चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बिहार में 40 साल में पहली बार वोटिंग का आंकड़ा 65 के पार चला गया है। वहीं पर बिहार की महिलाओं ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है, जब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत 9% ज्यादा है। जब नंबरों के हिसाब से करीब 5 लाख ज्यादा है। जब ऐसा पहली बार हुआ है। जब 16 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए 243 में से 154 सीटें जीत करके फिर से सरकार बना रहा है। जब माना जा रहा है कि बिहार सरकार की जोरदार वापसी के पीछे महिला वोटर्स का हाथ है। आपको बता दूं कि 1962 के बिहार चुनाव में महिला और फिर पुरुष मतदान प्रतिशत में काफी अंतर था। यह अंतर 23% था, लेकिन 2025 में यह तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। जब पिछले 3 चरणों की बात करें तो 2010, 15 और फिर 20 में महिला मतदाताओं ने जम करके मतदान किया है, जिसकी वजह से आंकड़े 1962 बिल्कुल भी अलग नजर आते हैं। इन तीनों चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है। आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में एनडीए को 1,57,02,650 वोट मिले थे। वहीं पर महागठबंधन को 1,56,91,500 वोट मिले थे। 2020 में एनडीए को महागठबंधन से 11,250 वोट ज्यादा मिले। जब 2020 में 2,08,00,000 महिलाओं ने वोट किया था। इस दौरान 38% एनडीए को और 37% ने महागठबंधन को वोट दिया। यानी कि पिछले चुनाव में एनडीए को महागठबंधन से 2,08,000 ज्यादा महिलाओं के वोट मिले हैं।
दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं। इस नतीजे में एनडीए को काफी बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है, जहां उसे अधिकतर सर्वे एजेंसी शानदार बहुमत के साथ वापसी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में बहुत कम बात हो रही है। जिस नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष के साथ साथ एनडीए के भीतर भी असहज स्थिति बन रही थी, उस नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनका एक खास वोट वर्ग है जो किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ेगा। दरअसल बीते 2000 की राजनीति के जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान की लोजपा के उस चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में उतरने से पूरा खेल बिगड़ गया था। 2020 में चिराग पासवान ने उस वक्त भाजपा के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस कारण कुछ जानकार इसे भाजपा की अंदर खाने की राजनीति भी मानते थे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण नीतीश कुमार की पार्टी केवल 43 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि भाजपा ने उनको सीएम पद पर बनाए रखा, लेकिन नीतीश कुमार के मन में ये टीस रह गई थी कि उनके साथ धोखा हुआ है। जेडीयू के जमीनी कार्यकर्ता आज भी मानते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ था, लेकिन उनके पास उस वक्त कोई भी विकल्प नहीं था। जब वे सही समय का इंतजार करने लगे, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव का समय आया। उस चुनाव में बिहार में पहली बार छीन लिया, जब पहली बार में ही छीन लिया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर भाजपा और फिर 16 पर जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली थी। जब उस चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू का प्रदर्शन भाजपा से बेहतर था, जब वह भाजपा से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी उसके बराबर सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं पर भाजपा और फिर जेडीयू को 12 सीटें मिली थी। जब केंद्र की मोदी सरकार की जेडीयू की ये 12 सीटें काफी मायने रखती है, क्योंकि भाजपा को अपने दम पर बहुमत मिला। वहीं पर अब आते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की नजर पर। हालांकि ये वास्तविक रिजल्ट नहीं है, लेकिन तमाम सर्वे एजेंसियां जेडीयू को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनते दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं विपक्ष से ज्यादा एनडीए के भीतर के दलों के लिए एक बड़ा संदेश है। जब बिहार की सत्ता पर करीब 20 साल से काबिज एक व्यक्ति के पक्ष में ऐसी जनभावना भारतीय राजनीति में कम ही देखने को मिलती है। अधिकतर एग्जिट पोल जेडीयू को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनते दिखा रहे हैं। जब बिहार में इस बार भाजपा और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दूसरी तरफ महागठबंधन में राजद ने करीब 140 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इन तीनों में इस नीतीश कुमार पर पलड़ा भारी दिख रहा है। जब नीतीश कुमार की जेडीयू को 60 से 70 के बीच सीटें आने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाते समय कुछ लोग 110, 210, 310 का भी फ्यूल भरवाते हैं, तेल भरवाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि पेट्रोल पंप वाले फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में पेट्रोल पंप कर्मचारी ने तेल सही भरा गया है या नहीं, उसे चेक करने का 2 तरीका बताया है, जो लोगों को काफी यूजफुल लग रहा है। पेट्रोल डालते समय लोगों के मन में कई तरह की शंका रहती है। जिस घर में से एक ज्यादा बाइक या फिर कार चलाने वाले होते हैं, वहां पर लोग अक्सर एक दूसरे को शहर और फिर गाँव के ऐसे पेट्रोल पंप पर तेल भराने की सलाह देते रहते हैं जहां पर पेट्रोल सही मिलता हो। लेकिन इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में पेट्रोल पंप कर्मचारी ने सही पेट्रोल डीजल भराने के तरीके के बारे में बताया है। कुछ लोग पेट्रोल डीजल डालते समय होशियारी दिखाते हुए 110, 210 का फ्यूल भराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से पेट्रोल पंप वाले चोरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ग्राहकों के इस भ्रम को भी दूर करते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारी ने सही तेल भराने के 2 तरीके के बारे में बताया है, जिसे जानने के बाद लोग उसे यूजफुल बता रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर पेट्रोल डालते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो इस वीडियो में शख्स बताते हैं कि लोग आखिर क्यों 110, 210 और 310 का ही पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारी कहता है कि ये सब छोड़ो, पेट्रोल डलवाते समय बस इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना, इससे आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। पहली बार मशीन में आपको डेंसिटी चेक करना है, जो इस तरह लिखी होती है। ये 720 से 775 के बीच होनी चाहिए डेंसिटी। वहाँ पर आगे बंदा बताते हैं कि डीजल की डेंसिटी 820 से लेकर के 860 तक होती है। ये जो डेंसिटी है उससे पता चलता है कि जो आप तेल भरा रहे हो वह कितना प्योर है, या उसकी क्वालिटी कैसी है, और फिर उसमें कोई मिलावट तो नहीं की गई है। अगर डेंसिटी इस रेंज में है तभी पेट्रोल भरवाना चाहिए। वहाँ पर जीरो तो हर कोई देखता है। या दूसरी चीज, पेट्रोल पंप वाला ये बताते हैं कि तेल भराते समय जीरो तो हर कोई देखता है, लेकिन जो उसकी अगले डिजिट हो वह 5 से होनी चाहिए। जीरो के बाद 2, 3, 4 ऐसा होना चाहिए। या कई बार जीरो से पंप करके मीटर सीधे 10 पर यानी कि 12 से 15 पर चला जाता है। ऐसे में चांसेस होता है कि मशीन में छेड़छाड़ की गई हो और फिर उससे पेट्रोल डीजल कम डाला जा रहा हो। जब बाकी 210, 310 का पेट्रोल भरवाने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और फिर अंतिम चरण के मतदान संपन्न होने के 24 घंटे के बाद 12 नवंबर के शाम 5-6 बजे को एक्सिस माई इंडिया के बिहार एग्जिट पोल 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। एक दिन पहले मतदान संपन्न होने के बाद इससे पहले जो एग्जिट पोल परिणाम आए उसमें अधिकांश में एनडीए गठबंधन की सरकार की आसान वापसी करने की भविष्यवाणी की है। लेकिन आज इस एग्जिट पोल में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कई महत्वपूर्ण संकेत सामने आए हैं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल इसलिए मायने रखता है कि इससे मतदान संपन्न होने के 24 घंटे के बाद परिणाम जारी किए गए हैं। जय इसने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में हर उम्र और फिर आय वर्ग के लोगों से बात करके ये सर्वे किया है। लोगों ने बताया है कि रोजगार, सरकारी योजनाओं और फिर अन्य चुनावी वादों के अलावा वे उम्मीदवार और फिर जाति जैसे कारकों को भी नजरअंदाज नहीं करते हैं। आपको बता दूं कि इस बार बिहार में चुनाव में भाजपा ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी मिथिलांचल क्षेत्र के अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट देकर के उतारा है। बिहार चुनाव में 23 साल की उम्र की सबसे युवा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर को एक दिन पहले ही जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उसमें अधिकांश ने मैथिली ठाकुर की अलीनगर सीट से आसानी से जीतने की भविष्यवाणी की है। तो आइए जानते हैं कि आखिर एक्सिस माई इंडिया के बिहार एग्जिट पोल में मैथिली ठाकुर जीत रही है या फिर राजनीति की पहली ही परीक्षा में फेल होने जा रही है। तो भाजपा ने अलीनगर सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है। जो चुनाव आयोग द्वारा जारी एग्जिट पोल की आंकड़े के अनुसार इस सीट पर मैथिली ठाकुर को हार का सामना करना पड़ सकता है। इन नतीजों में राजद प्रत्याशी विनोद मिश्रा को बढ़त मिलती दिख रही है। जब ये देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम परिणाम क्या होता है। आपको बता दूं कि एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती है। सर्वे के रुझानों के आधार पर जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास अभी भी कायम दिख रहा है। हालांकि शहरी और फिर युवा वर्ग के बीच प्रशांत किशोर को भी एक विकल्प के तौर पर देखा गया है। कड़े मुकाबले के बावजूद भी यदि एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में बदलते हैं तो फिर एनडीए बहुमत का जादुई आंकड़ा छू सकता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में तीसरे नंबर पर शुरू से अंत तक अटके रहे नीतीश कुमार एग्जिट पोल के अनुमानों में सबको पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। तकरीबन हर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनती दिख रही है। तेजस्वी की स्थिति 2020 से भी बदतर दिख रही है। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी पिछड़ गए हैं, जो ओपिनियन पोल में तेजस्वी के बाद दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पसंद बने हुए थे। हालांकि एग्जिट पोल कई बार फेल भी हुए हैं, इसलिए मतगणना के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। वहीं पर बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार हर स्टेज पर लोगों को चौंका रहा है। गिरते पड़ते आखिरकार महागठबंधन चुनाव अनुच्छन तो रह गया, लेकिन एग्जिट पोल में पिछड़ता दिख रहा है। कमजोर में शुमार होने वाले जेडीयू ने अंत में अपनी स्थिति सुधार ली है। जब पहले बड़ा भाई बनते रहे नीतीश कुमार को भाजपा ने भी कमंतर आंका है, जब उन्हें बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया था। हालांकि एग्जिट पोल से जो संकेत मिल रहे हैं वह तेजस्वी को इस बार भी फेल की मार्किंग करते दिख रहे हैं। जब नीतीश को बुलंदी पर बता रहे हैं, भाजपा को बिहार में उसकी असली ताकत का एहसास करा रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अगर एग्जैक्ट पोल के आंकड़ों के ही गिर्द गिर्द रहते हैं तो फिर बिहार में एक बार फिर से सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के ही हाथ में रहने की पूरी संभावना है। जब यहाँ पर चौंकाने वाली दूसरी बात चुनाव से पहले आते रहे ओपिनियन पोल की है। अगस्त से अक्टूबर के बीच जितने भी ओपिनियन पोल बिहार में हुए हैं, सब ने तेजस्वी यादव की छवि को बुलंदी पर बताया है। जब नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर हंसते रहे, प्रशांत किशोर की नई नवेली जनसुराज पार्टी को भी ओपिनियन पोल ने खासा तवज्जो मिली है। वहीं पर सीएम की पहली पसंद में तेजस्वी टॉप पर रहे तो दूसरे नंबर पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ही रहे। अक्टूबर में आए आखिर ओपिनियन पोल में भी ये स्थिति बरकरार रही, पर कुछ ही दिन बाद नवंबर में हुए चुनाव में परिदृश्य पूरी तरीके से बदल गया। अब नीतीश की गिनती दोनों गठबंधन में टॉप पर रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े का तो यही इशारा है। वहीं पर आखिर इतने कम समय में ये बदलाव कैसे हो गया, राजनीतिक विश्लेषक इसे लेकर के जरूर परेशान होंगे। अब वे आकलन के अपने पैमाने की परख भी कर रहे होंगे कि कहां उनसे चूक हो गई। दोस्तों, किशनगंज जिले में चारों विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगी रही, जहां यहां पर एक एक सीट पर तीर और फिर पतंग तो दो सीट पर पंजा के प्रति मतदाताओं का झुकाव देखा गया। हालांकि एआईएमआईएम को मिले वोट के आधार पर 2 सीटों पर बाजी पलट भी सकती है। दरअसल बात है कि 2020 में किशनगंज जिले की 1 सीट पर कांग्रेस, 1 पर राजद एवं 2 पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल की थी। इस बार किशनगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कमरुल हुदा और फिर भाजपा के स्वीटी सिंह के बीच सीधा मुकाबला है।
वहीं पर AIMIM के शम्स आगाज के पक्ष में भी मतदान हुआ है। वहीं पर शहरी क्षेत्र में कम जबकि पोठिया प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में अधिक वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। मुस्लिम बहुल अधिकांश मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के प्रति झुकाव देखा गया। वहीं पर हिंदू बहुल मतदान केंद्र खास करके शहरी क्षेत्र में लोगों का झुकाव भाजपा की ओर रहा। मुस्लिम आबादी के वोट में अगर बिखराव हुआ है तो फिर इस सीट पर बाजी पलट सकती है। वहीं पर कोचादमन विधानसभा सीट पर राजद के मास्टर मुजाहिद आलम और AIMIM के सरवर आलम सीधे मुकाबले में है। भाजपा की वीणा देवी इसे त्रिकोणीय बना सकती है। यहाँ भी मुस्लिम वोटों की बिखराव का फायदा भाजपा को हो सकता है। वहीं पर ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर JDU के गोपाल कुमार अग्रवाल और फिर राजद के सऊद आलम के बीच मुख्य मुकाबला है। यहाँ पर AIMIM के गुलाम हसनैन को मिले वोट के आधार पर परिणाम को NDA के पक्ष में देखा जा सकता है। वहाँ पर बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र भी मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी मुसव्विर आलम का इमेज काम करता दिख रहा है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। मुस्लिम वोट के साथ हिंदू वोट का भी बिखरा होने की बात सामने आ रही है। इसका फायदा कांग्रेस को मिलने की संभावना है। दोस्तों कल मतगणना है, कल मतों की गिनती होगी और इस गिनती में जो भी प्रत्याशी जीत जाते हैं तो उसको जुलूस निकालने के लिए इजाज़त नहीं है। जी अगर जुलूस निकाला जाता है तो फिर खैर नहीं। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा संपन्न हो चुका है, कल रिजल्ट आने वाले हैं। इस रिजल्ट में पूरे बिहार में जुलूस निकालना मना है। जन निर्देश के आलोक में 14 नवंबर को मतगणना का कार्य सुचितापूर्ण है, निष्पक्ष और फिर पारदर्शी ढंग से कराया जाएगा। मतगणना समाप्ति के बाद निर्वाचित अभ्यर्थियों द्वारा विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं पर सभी उम्मीदवारों को जुलूस के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा। इससे किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए विधि के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर प्रशासन ने बताया है कि किसी प्रकार को उपद्रव या फिर अन्य समाज विरोधी कार्य न करें जिससे प्रशासन को कठोर कदम उठाना ही पड़े। अगर किसी प्रकार की कहीं कोई भी घटना होती है तो फिर इसकी सूचना पुलिस और फिर प्रशासन को जरूर दे। बताया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहेगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ड्रोन कैमरे की मदद से नजर रखी जाएगी। मतगणना के दौरान कॉलेज और फिर उच्च विद्यालय परिसर के साथ साथ शहर में जगह जगह सुरक्षा में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सहित जवानों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा शहर में पुलिस टीम लगातार पेट्रोलिंग करेंगी जो शांति का माहौल बनाए रखने के साथ साथ शरारती तत्वों के साथ सख्ती से निपटेंगे। वहीं पर जीत के जश्न की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर मतगणना परिसर के अंदर अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। मुख्य गेट पर सघन जांच के बाद ही मतगणना परिसर में मतगणना से जुड़े हुए लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। अब पटना की सड़कों पर समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए एक पोस्टर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ बड़ा सा संदेश लिखा गया है कि चाचा अलविदा, अब तेजस्वी की सरकार बनेगी। यह पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार की जनता बदलाव के मोड में है और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। जब पार्टी नेताओं का कहना है कि ये पोस्टर सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि जनता के मन की बात को दर्शाता है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के बिहार प्रभारी ने कहा है कि बिहार की जनता अब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और फिर दोहरी राजनीति से उब चुकी है। जब जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है और फिर नतीजे 14 नवंबर को सब कुछ साफ कर देंगे। वहीं पर एनडीए खेमे ने इस पोस्टर को लेकर के अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं दिया है। दोस्तों बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है, मतगणना अब आने वाले हैं। मतगणना के बाद रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने एनडीए का ही पलड़ा भारी बता रहा है। वहीं पर एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महागठबंधन को फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल मच गई है। वहीं मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी चर्चा जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर एनडीए नीतीश कुमार को सीएम बनाती है तो फिर वे कौन सी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और वे कब कब बिहार का सीएम बन चुके हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दरअसल अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो फिर बिहार की सत्ता में फिर से एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। वहीं पर अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है तो वे 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले वे 9 बार मुख्यमंत्री के रूप में पद और फिर गोपनीयता का शपथ ले चुके हैं। जब सबसे पहले वे साल 2000 में पहली बार सीएम बने थे। हालांकि उस समय वे केवल 7 दिन का ही सीएम सेवा दे पाए थे। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री हैं। या वहीं पर कब मुख्यमंत्री बने इसके बारे में अगर बात की जाए तो पहली बार 3 मार्च 2000 को, दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को, तीसरी बार
26 नवंबर 2010 को, चौथी बार 22 फरवरी 2015 को, पांचवी बार 20 नवंबर 2015 को, छठी बार 27 जुलाई 2017 को, सातवीं बार नवंबर 2020, आठवीं बार अगस्त 2022, नवीं बार जनवरी 2023, अब 10वीं बार जो इस बार जो आने वाला है, अगर उनकी सरकार बनती है, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो वह 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना का लाइव अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in से भी देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी रुझानों को लगातार अपडेट किया जाएगा। वहीं पर इसके अलावा अलग अलग चैनलों के माध्यम से भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं पर बिहार चुनाव के अंतिम और फिर दूसरे चरण को मिलाकर के 66.91% मतदान हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा हुआ है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। यानी कि आज़ादी से आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद सभी की निगाहें 14 नवंबर को यानी कि कल होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है। इस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक यात्रा के बीच आस्था और फिर विश्वास की शरण में पहुंचे। उन्होंने पहले महावीर मंदिर में दर्शन पूजन किया, उसके बाद मजार पहुँच करके दुआएं मांगी। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहाँ विधि विधान से बजरंगबली के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बिहार के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। महावीर मंदिर में पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाईकोर्ट स्थित मजार का भी दौरा किया। उन्होंने मजार पर श्रद्धापूर्वक चादर चढ़ाई और फिर सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश करते हुए बिहार की समृद्धि, खुशहाली और शांति के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान सिर पर हरे रंग का साफा पहने हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धार्मिक यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स नीतीश कुमार के दोबारा से पलटने की बात भी कह रहे हैं। दोस्तों, सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलने पर पप्पू यादव भड़क उठे। जैसे कि आपको पता है कि चुनाव संपन्न हो गया है और एग्जिट पोल भी आ गए हैं, कल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट से पहले कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी करके एनडीए का रास्ता साफ बताया है और एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान जताया है। इसमें बताया गया है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं पर एग्जिट पोल जारी होते ही नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। इस बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से प्रतिक्रिया दी है और एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल कब सही रहा है। आप कह रहे हैं कि वोट बड़ा है, लेकिन वोट बड़ा कहां है? मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को समर्थन दिया है। जब विभिन्न एजेंसियों की पोल ऑफ पोल्स के अनुसार बिहार में एनडीए की सरकार बनने की संभावना है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने एग्जिट पोल को मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मैं एग्जिट पोल को नहीं मानता हूं। जैसे कि आपको पता है कि ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन एनडीए की सरकार बन रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में मतदान खत्म होने के बाद सबकी निगाहें रिजल्ट पर टिकी हुई है। इस दौरान जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एग्जिट पोल को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के रिजल्ट के दिन क्या होगा ये अभी नहीं बता सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि वे वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एग्जिट पोल को मैं नहीं मानता हूं। 14 तारीख को क्या होगा और क्या नहीं होगा अभी नहीं बता सकते हैं। एग्जिट पोल कभी घटा भी देता है, कभी बढ़ा भी देता है। मेरी महुआ सीट तो निकल रही है। हम जश्न नहीं, हम काम की तैयारी करते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के सवाल को भी टाल दिया और कहा कि अब देखिए चुनाव नतीजे में क्या होगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद जारी हुए अधिकतर एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अनुमान जताया है। वहीं पर महागठबंधन को 100 के आसपास या फिर उससे कम सीटें मिलने की संभावना जताई है। हालांकि 1-2 एग्जिट पोल में महागठबंधन को एनडीए से टक्कर या फिर बढ़त भी दिखाई दी है। वहीं पर आरजेडी और लालू परिवार से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव ने जेजेडी नाम से अलग पार्टी बनाकर के चुनाव लड़ा। वे खुद जेजेडी की टिकट पर महुआ सीट से मैदान में उतरे हैं और आरजेडी के मुकेश रोशन एवं एनडीए के संजय सिंह को टक्कर दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव महुआ से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये 14 तारीख को मतगणना के बाद ही साफ होगा। तेज प्रताप यादव की जेजेडी ने अन्य कुछ सीटों पर भी प्रत्याशी उतारे हैं।
दोस्तों, बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे से कोई सबसे ज्यादा गदगद है तो वह नीतीश कुमार है। कई एजेंसियों ने अपने सर्वे में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 60 से 80 सीटें जिताने का अनुमान जताया है। वहीं पर 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक अगर रिजल्ट रहा तो फिर बिहार की सत्ता में पीएम मोदी से आगे नीतीश कुमार निकल जाएंगे। साथ ही बिहार में जेडीयू बड़ा भाई और फिर बीजेपी छोटे भाई के रोल में आ जाएगी। कई एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल में जेडीयू को 60 से 80 सीटें देने की संभावना जताई है। वहीं पर बीजेपी को 65 से 73 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी 2020 के चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। माना जाता है कि चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार को कई सीटों पर 2020 के चुनाव में नुकसान हुआ था। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा है, तो फिर हो सकता है कि इसका फायदा नीतीश कुमार को मिले। जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो फिर महागठबंधन में आरजेडी को 75 सीटें, कांग्रेस को 19, सीपीआई एमएल को 12, सीपीआई एम को 2 और फिर सीपीआईएम को 2 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं पर एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीती थी। वहीं पर एनडीए की बात करें तो फिर बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर जीती थी। मुकेश सहरी की पार्टी वीआईपी 4 सीटों पर और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं पर अलग अलग एजेंसियों की ओर से भी भले एग्जिट पोल के आंकड़े जारी होने लगे हैं, लेकिन 2020 के बाद ये याद करें तो अधिकतर सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। कुछ एजेंसियों को छोड़ करके ये अनुमान लगाया गया था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जब चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई तो फिर एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर बड़ी थी। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को संदेश दिया है कि बीजेपी आपको धोखा दे सकती है, इसलिए आप महागठबंधन में वापस लौट करके आ जाएं। बिहार की सियासत में एग्जिट पोल के बाद और भी गर्म हो गई है, जब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उनका मानना है कि बिहार की जनता इस बार महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर चुकी है और एग्जिट पोल पर भरोसा करना पूरी तरीके से सही नहीं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में पप्पू यादव ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स कभी सही साबित हुए हैं क्या? जैसे ही वोटिंग खत्म होती है शाम 5 बजे ही नतीजे दिखने लगते हैं और आंकड़े बताते हैं कि 65% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया है। यह सब आंकड़ेबाजी है। यह असली फैसला तो चुनाव आयोग करेगा ही कि जनता ने किसे चुना है। वहीं पर जब हर बार एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं तो फिर इस बार उन पर भरोसा क्यों किया जा रहा है? वहीं पर नीतीश कुमार को सीधे संदेश देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश जी, आपका असली घर महागठबंधन है। बीजेपी आपकी पीठ में खंजर घोंप सकती है। जेडीयू में आपके बीच विभीषण टाइप लोग हैं जो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने घर यानी कि महागठबंधन में वापस आ जाएं। वहीं पर पप्पू यादव ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी साजिश नहीं हो सकती है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया है और उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है। अब समय है नीतीश कुमार सम्मानजनक तरीके से लौटे और फिर बिहार को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। वहीं पर पप्पू यादव ने यह भी बताया है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। उनके अनुसार ग्रामीण इलाकों में से लेकर के शहरी क्षेत्रों तक मतदाता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर मतदान कर चुके हैं। ये बाढ़ के नतीजे एनडीए के लिए भी चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। पप्पू यादव के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। महागठबंधन में नीतीश कुमार की संभावित घर वापसी की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। वहीं पर एनडीए खेमे में भी इस बयान को लेकर के हलचल है। सबकी नजरें 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे पर है, जो तय करेंगे कि पप्पू यादव की भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होती है। दोस्तों, भाजपा नेता ने तेजस्वी यादव को 18 नवंबर को शपथ लेने की सलाह दी है, जिसके बाद क्या था, बिहार में बवाल ही मच गया है, क्योंकि भाजपा नेता ने तेजस्वी यादव को शपथ लेने की सलाह दी है। दरअसल एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर के महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल मतदान समाप्त होने से पहले ही आ गए हैं। हम ऐसे सर्वेक्षणों को लेकर के ना तो किसी भ्रम में है और ना ही किसी भ्रांति में। 2020 की तुलना में इस बार 72 लाख अधिक लोगों ने मतदान किया है। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। हर विधानसभा में मतदाता बढ़े हैं। ये वोट बदलाव के लिए डाले गए हैं। यह सरकार बदलने वाली है। हमने पहले ही कहा था कि नतीजे 14 तारीख को घोषित होंगे और फिर शपथ ग्रहण समारोह 18 तारीख को होगा। ये निश्चित रूप से होने वाला है। भाजपा और एनडीए के माथे पर पसीना आ रहा है। वह घबराहट और फिर बेचैनी की स्थिति में है। वहीं पर तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा कि अंग्रेजी में एक शब्द है डिल्यूजन। जब ऐसा होता है तो फिर व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है कि उसने 99
सीटें जीत ली है, मुख्यमंत्री बन गया है और फिर सरकार भी बना ली है। उन्हें 18 तारीख को शपथ लेनी चाहिए। अजय आलोक ने कहा है कि तेजस्वी यादव ये शपथ लें कि उन्होंने जीवन में आज तक की जितनी चोरी की है, जितनी भी गलतियां की है या जितने भी पैसे कमाए हैं वह सब लौटा देंगे और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब वो इस बात की शपथ लें तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही महागठबंधन को विधायकों के बिकने का डर सता रहा है। यह दरअसल बात है कि बिहार में महागठबंधन के लिए वोटिंग हो चुकी है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। महागठबंधन ने परिणाम के बाद की रणनीति बना ली है। सूत्रों के मुताबिक नतीजों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग की नौबत आई तो फिर महागठबंधन अब तक कुछ विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करेगा। जब गठबंधन टूट सकने वाले दलों के विधायकों को इंडिया ब्लॉक की सरकारें वाले राज्य में शिफ्ट करने की तैयारी में है। बड़ी पार्टी आरजेडी फौरन अपने विधायकों को जीतने के बाद पटना बुलाएगी और फिर महफूज रखेगी। वहाँ पर छोटे दलों में टूट का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए वीआईपी के मुकेश सहनी अपने विधायकों को जीत के बाद फौरन पटना बुला करके विशेष विमान से इंडिया गठबंधन के साथ ही ममता बनर्जी की सरकार वाले करीबी राज्य बंगाल भेज देंगे। वहीं पर कांग्रेस ने विधानसभावार और फिर जिलेवार अपने पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि जीतते ही विधायकों को अपने निगरानी में पटना लेकर के आएँ, जहाँ से उनको अपनी सरकार वाली राज्य कर्नाटक या फिर तेलंगाना शिफ्ट किया जाएगा। हो सकता है कि कांग्रेस आईपी गुप्ता के दल के विधायकों का जिम्मा भी उठाएगी या इसका भी ऑफर उसने दिया है। इसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं वह महागठबंधन के साथ आते हैं तो फिर ऐसे में उनको भी। दोस्तों, किशनगंज से लोकतंत्र की प्रेरक कहानी सामने आई है। यहाँ पर मतदान के दिन दादी का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार ने पहले मतदान किया, फिर दादी का अंतिम संस्कार किया। किशनगंज से ये खबर सामने आई है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज ब्लॉक की पथरिया पंचायत के योगी टोला गाँव से एक ऐसे ही मार्मिक और फिर प्रेरणादायक घटना सामने आई है जो लोकतंत्र की असली भावनाओं को जीने को संदेश देती है। इस गाँव की 100 वर्षीय टटू टूडू दादी का मतदान वाले दिन सुबह निधन हो गया, लेकिन परिवार ने पहले मतदान करने का फैसला किया और उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया। सुबह लगभग 7 बजे जब टटू टूडू दादी की मृत्यु हुई तो फिर घर का माहौल शोक में से भर गया। परिवार के लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसी दुख के बीच उन्होंने ये कदम उठाया जिसकी मिसाल शायद ही कहीं देखने को मिले है। जब टटू टूडू दादी जीवन भर कहती थी कि वोट ही जनता की असली ताकत है, इसे कभी बेकार मत जाने देना। जहाँ उनकी सोच ने पूरे परिवार पर गहरा असर छोड़ा था। दादी के निधन के कुछ घंटे के बाद जब मोहल्ले में शोक का माहौल था, तब परिवार के 12 सदस्य जो कि सभी मतदाता थे अपने बूथ संख्या 345 पहुंचे। वे बिना किसी प्रचार या फिर दिखावे के गुपचुप लाइन में खड़े हुए मतदान किया और फिर वापस लौट करके दादी के अंतिम संस्कार की तैयारी की। वहीं पर इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया। जब ग्रामीण लोग इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बता रहे हैं। जब गाँव के ही एक बुजुर्ग निवासी रामेश्वर मंडल ने कहा कि हमने ऐसी मिसाल कभी नहीं देखी है, जहां पर आज लोग छुट्टी या फिर मौसम का बहाना बना करके वोट नहीं देते हैं। या वहीं पर इस परिवार ने सच्चे लोकतंत्र की परिभाषा लिख दी है। वहीं पर ठाकुरगंज के स्थानीय प्रशासन ने भी परिवार के इस कदम की सराहना की है। मतदान अधिकारियों ने बताया है कि दादी के परिवार के सभी सदस्य शांतिपूर्ण मतदान करने आए और पूरे अनुशासन के साथ अपना वोट डाला। मतदान कर्मियों ने कहा है कि उनका ये व्यवहार लोकतंत्र के लिए समर्पण का जीवंत उदाहरण है। वहीं पर ग्रामीण बताते हैं कि टटू टूडू दादी भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन देश और फिर संविधान के प्रति गहरी समझ रखती थी। वह हमेशा बच्चों को समझाती थी कि नेता बदलने से पहले खुद जिम्मेदार बनो, वोट डालो, तभी बदलाव आएगा। वहीं पर इस घटना ने आसपास के इलाकों में भी लोगों को प्रभावित किया है। या कई पंचायतों में भी अब ये चर्चा का विषय है कि अगर एक परिवार इतना बड़ा त्याग कर सकता है तो फिर बाकी लोगों को भी मतदान के दिन अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ये घटना सिर्फ ठाकुरगंज या किशनगंज की नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक है कि लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब जनता उसे अपनी जिम्मेदारी समझती है, सिर्फ अधिकार नहीं। वहाँ पर टटू टूडू दादी आज भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनका विश्वास और फिर उनके परिवार की ये मिसाल आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रेरक कहानी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों किशनगंज सहित पूरे बिहार में 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाले हैं चुनाव को लेकर के। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान समाप्त होने के बाद अब प्रशासन मतगणना की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गया है। किशनगंज जिला प्रशासन ने 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। जो किशनगंज जिले की चारों विधानसभा सीटें किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन पर इस बार मतगणना बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच की जाएगी। पर जिला पदाधिकारी विशाल राज और फिर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्ट्रांग रूम, मतगणना के हॉल और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। दोनों अधिकारियों ने स्थल पर मौजूद कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या फिर भीड़-भाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम विशाल राज ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतगणना की प्रक्रिया पारदर्शी और फिर निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। जिस तरह मतदान शांतिपूर्ण रहा उसी तरह मतगणना भी पूरी शांति के साथ होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि मतगणना के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस निकालने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। जब ऐसा आदेश चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप जारी किया गया है। वहीं पर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया है कि स्ट्रांग रूम में 3 परतों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जब पहले घेरे में जिला पुलिस बल, दूसरे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल और तीसरे घेरे में एसएसबी तथा दंगा नियंत्रण बल तैनात है। इसके अलावा पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी लाइव मॉनिटरिंग जिला नियंत्रण कक्ष से की जा रही है। वहीं पर स्ट्रांग रूम के चारों ओर 24 घंटे मजिस्ट्रेट और फिर पुलिस अधिकारी निगरानी में रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आने जाने वालों का नाम, पहचान और फिर समय रजिस्टर्ड में दर्ज किया जा रहा है। वहीं पर यातायात व्यवस्था और फिर भीड़ नियंत्रण पर भी फोकस किया जा रहा है। एसपी ने शहर में यातायात व्यवस्था को भी लेकर के समीक्षा की है और निर्देश दिया है कि मतगणना स्थल के आसपास किसी भी प्रकार का जाम या फिर भीड़ नहीं लगने दिया जाए। जब मतगणना के दिन केवल अधिकृत प्रतिनिधि, प्रत्याशी और फिर उनके नियुक्त एजेंटों को ही परिसर में प्रवेश मिलेगा। वहीं पर मतगणना केंद्र और फिर स्ट्रांग रूम की समीक्षा सुरक्षा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। जब पुलिस की कई टुकड़ियां लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी भी तरीके की अफवाह या फिर अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। वहीं पर प्रशासन ने दावा किया है कि किशनगंज में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रही है और फिर मतगणना भी उसी शांति और फिर अनुशासन के माहौल में संपन्न रहेगी। वहीं पर किशनगंज डीएम विशाल राज ने अपील की है कि सभी प्रत्याशी और फिर समर्थक मतगणना के नतीजों को धैर्यपूर्वक स्वीकार करें और फिर किसी प्रकार की उत्तेजना से बचें। कुल मिलाकर के किशनगंज जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर के सुरक्षा, पारदर्शिता और फिर शांति तीनों मोर्चे पर पुख्ता तैयारी कर ली है। जहां अब पूरा जिला 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर निगाहें टिकाए हुए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।